हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की मल्टी स्टारर कॉमिक्स प्रलय के साथ। हर वस्तु की तरह संसार के भी जन्म के समय ही उसके विनाश का दिन भी तय हो गया था। इस दौरान कई भयंकर आपदाएं आईं और कई युद्ध हुए, लेकिन संसार हर बार बच गया। पर वह दिन कभी न कभी तो आना ही है, और शायद वह दिन आज ही है, क्योंकि आज राजनगर को अपना युद्ध स्थल बनाकर मानव और नाग आपस में टकराने जा रहे हैं। और इन दोनों सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं दो तूफान, मानवों का ध्रुव और नागों का नागराज। मेरे मित्र नागराज नगर में जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें वह करने दो ध्रुव, वरना संसार भर में प्रलय आ जाएगी। ये नागराज नगर में आतंक फैला रहे हैं। हर जगह ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा है। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे। ऐसा करने से अगर आ जाती है तो आ जाए प्रलय। किसी भी मेट्रो शहर की रातें जितनी रंगीन होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर कई शिकारी घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। महानगर भी ऐसी ही मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दृश्य अक्सर ही नजर आ जाते हैं। खून से लथपथ एक व्यक्ति अपने जान बचाने को भाग रहा है और उसकी जान लेने को उसका शिकारी पल प्रतिपल अपने शिकार के पास आता जा रहा है। पर यह दृश्य कुछ अनोखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सामान्य मानव नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग यह दृश्य देखकर खौफ खाने या भाग खड़े होने से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महानगर की सड़कों पर घूमते कुछ प्राणी इससे कुछ ज़्यादा करते हैं। वे तुरंत अपने स्वामी को मानसिक संकेत भेजकर सूचित करते हैं और लगभग तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाता है उनका स्वामी नागराज, जिसने इस पृथ्वी से अपराध और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ ली हुई है। अरे, यह व्यक्ति तो बुरी तरह से घायल हो गया है, पर यह क्या? इसके शरीर में बदलाव आ रहा है, यह अपना रूप बदल रहा है। हे देव कालजयी, यह तो एक इच्छाधारी नाग है और वेशभूषा से यह नागद्वीप का नाग लग रहा है। इस पर हमला करने वाला भी इच्छाधारी नाग ही है, लेकिन ऐसे नाग को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैर, यह बाद में सोचूंगा, पहले तो मुझे नागद्वीप वासी की जान बचानी है। दूर हट! अरे, तुम तो विस्पूत हो, महात्मा कालदूत के विश्वास पात्र। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम पर यह विचित्र नाग हमला क्यों कर रहा है? मैं नागराज कालदूत नागद्वीप। विस्पूत अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसी पल उसके गले से आकर कुछ टकराया और उसका गला पके फल की तरह फट पड़ा। ओह, विस्पूत मुझे कुछ बता पाने से पहले ही शहीद हो गया। अब उसके अधूरे जवाब को पूरा करेगा उसका कातिल, यह विचित्र सर्प। मैं उसको भागने नहीं दूंगा। परंतु इसको काबू में कर पाना इतना आसान नहीं लगता है। विस्पूत जैसा शक्तिशाली इच्छाधारी नाग को इसने जिस आसानी से खत्म कर दिया, वह कोई विलक्षण नाग ही कर सकता है। अभी तक तो मैं यह भी नहीं समझ पाया हूँ इसने आखिरकार विस्पूत को मारा कैसे है। इसको बहुत जल्दी काबू में करना पड़ेगा। पहला वार नागराज ने ही किया, लेकिन दूसरा वार कर पाने का उसको मौका नहीं मिला। तेरी शक्ति के विषय में मैं पहले से जानता हूँ नागराज, पर तुम मानव है और मैं विषाश्व हूँ, यानी विषाक्त अश्वनाग। शारीरिक शक्ति में एक मानव अश्व की बराबरी कभी नहीं कर सकता, और मेरी दूसरी शक्तियों के बारे में तो तूने कभी सुना ही नहीं होगा। ले, खा मेरे वार और चिल्ला। ओह, यह अपने शरीर से जहर की पोटलियां छोड़ता है, लेकिन इसके जहर ने मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस जहर में तो मुझे जला कर रख दिया, पर कैसे? सोचता रहे नागराज, सोचता रहे, शायद मरने से पहले तुझे कुछ समझ में आ जाए। बटैक! इतना तो समझ में आ गया है विषाश्व की विस्पूत को तूने कैसे मारा था, लेकिन अभी तक यह जानना बाकी है कि विस्पूत को तूने क्यों मारा। अब या तो मुझे अपने आप यह राज बता दे, या फिर मौत के बाद की दुनिया देखने के लिए तैयार हो जा। यह भी एक नाग है, इसलिए इसको काबू में करने के लिए मुझे विस्फुंकार का अधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा। वैसे तो एक आम आदमी इतनी मात्रा से मर जाता, लेकिन अरे, यह तो मर गया। आश्चर्य है, ऐसा सर्प जिसका जहर मुझ तक को जला दे, वह इतनी सी विस्फुंकार से कैसे मर गया? बात जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जरूर नागद्वीप या महात्मा कालदूत पर कोई मुसीबत आई है,
जिसके बारे में मुझे बताने विस्पूत यहाँ पर आया था, लेकिन उसको इस विचित्र सांप विशासु ने मार डाला। पर क्यों? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुझे नागद्वीप जाना ही होगा, पर वहां जाने से पहले मुझे अपने दुश्मन की ताकत को समझ लेना चाहिए। नागद्वीप में आई समस्या फिलहाल उतनी गंभीर नहीं थी जितनी नागराज समझ रहा था। अजीब परेशानी है। इतने दिनों से हम इस वृद्ध के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि हमको अपने बारे में और नागराज से अपने संबंध के बारे में कुछ बता सके, और अब जब यह होश में आया है तो अपनी याददाश्त खो बैठा है। हमारे पास यही एक रास्ता बचा था कि इसकी पहचान के लिए हम नागराज को यहाँ बुला लें, क्योंकि बेहोश होने से पहले इसने नागराज का नाम और एक पता बताया था। इसलिए मैंने विस्पूत को उस पते पर भेजा था ताकि वह नागराज को मेरा संदेश दे सके, पर अब तक न तो विस्पूत वापस आया और न ही उसने कोई मानसिक संकेत भेजा है। मुझे तो अब चिंता हो रही है। महात्मा कालदूत को खतरे का गलत आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि खतरा नागद्वीप के सिर पर मंडरा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी विसंधर, जो हमको इस बात की भनक लग गई कि कालदूत एक नागमानव को नागराज को बुलाने के लिए भेज रहा है। खबर मिलते ही मैंने अपने एक वफादार को उस तक नागमानव को खत्म करने के लिए भेज दिया था ताकि यह खबर नागराज तक न पहुंच सके। ठीक किया आपने, वरना अगर नागराज यहाँ पर आ जाता तो हमारी योजनाएं खटाई में पड़ जाती। लेकिन अब तक तो आपके विश्वास पात्र को काम खत्म करके यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हाँ, उसके अब तक वापस ना आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि विश्वास तो खुद ही खत्म हो गया है, लेकिन वह नागमानव अब तक वापस नहीं आया है, यानी वह भी खत्म कर दिया गया है। पर विशासु को नागराज के अलावा और कोई मार नहीं सकता है। जरूर नागराज विशासु से टकरा चुका है, और अगर ऐसा है तो शायद नागराज यहाँ पर भी आता होगा। ओह, तब तो हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। हिम्मत मत हारो, बस इतना याद रखो कि अब हमको काम बहुत जल्दी करना है। तुम मुझे कालदूत की गुफा तक चुपचाप पहुंचा दो, और फिर आज रात को ही कालदूत को खत्म करके तुमको नागद्वीप का सर्वे सर्वा बना दिया जाएगा। सच, कालदूत के खत्म होने के बाद मुझे किसी का डर नहीं रह जाएगा, पर भूलना मत, कालदूत को खत्म तभी किया जाएगा जब तुम पहले मेरा काम कर दोगे। याद रखना। विसंधर नागद्वीप का राजतांत्रिक था। फिलहाल वह नागद्वीप में एक घोषित अपराधी है। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें विषकन्या। नागराज नागद्वीप पर जाने से पहले स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था, और उसके लिए उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो उसको सिर्फ स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरन से ही मिल सकते थे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें स्नेक पार्क। ऐसा अद्भुत नाग सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ नागराज। सांपों के जहर में मुख्यतः एल्केलॉइड यानी क्षारीय तत्व होते हैं। ये तत्व जब किसी के खून में मिल जाते हैं तो इनके कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है, लेकिन इस इच्छाधारी सांप के अंदर जो जहर है उसमें मुख्यतः क्षारीय तत्व नहीं बल्कि अम्लीय यानी एसिडिक तत्व हैं, और क्षार तथा अम्ल एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ओह, इसलिए शायद इसका जहर विस्पूत के लिए घातक सिद्ध हुआ, परंतु मेरे शरीर में जहर की मात्रा अधिक थी, इसलिए मेरा जहर इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। विस्पूत? ये कौन? खैर छोड़ो। संक्षेप में इतना समझ लो नागराज, इस नाग की शक्ति तुम्हारी शक्ति की काट है। अगर तुम्हारे शरीर में बह रहे जहर को पॉजिटिव मान लिया जाए तो इसका जहर नेगेटिव होगा, और सभी जानते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो चारों तरफ तबाही तबाही फैल जाती है, प्रलय आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नेगेटिव नागों ने नागद्वीप पर हमला किया हो और इसी कारण से महात्मा कालदूत ने विस्पूत को भेजकर मुझसे मदद मांगी हो। मुझे बिना एक भी पल खोए नागद्वीप पर पहुंचना होगा। लेकिन नागद्वीप पर मुसीबत टूट चुकी थी, और यह मुसीबत एक एक कदम बढ़ाते हुए महात्मा कालदूत की गुफा तक आ पहुंची थी। महात्मा कालदूत एकाएक चौंक उठे। अरे, यह आवाज कैसी थी? कौन है वहां बाहर? मैं हूं कालदूत। हालांकि हम सैकड़ों साल बाद मिल रहे हैं, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे अब तक भूले नहीं होगे। सच है ना कालदूत? विशाला, तू यहाँ पर? तू यहाँ तक कैसे पहुंच गई? तुम्हारे नागद्वीप में कई गद्दार नाग हैं कालदूत। उनमें से ही एक नाग तांत्रिक विसंधर मुझसे टकरा गया। वह न जाने क्यों तुमसे बचकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिपना चाहता था। उसी ने तुम्हारा जिक्र किया और मुझे खुद यहाँ तक ले आया। ओह, समझा। पर क्यों? ताकि मैं तुमको मारकर उसको नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग बना दूं।
बस वो मूर्ख यह नहीं जानता कि तुमको शक्तिहीन करना तो संभव है पर मारना नहीं। चलो, इतना तो तुमको सैकड़ों वर्षों बाद भी याद है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले हम साथ थे कालदूत। तुमने हमारी जाति के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरी जाति के सर्पों को नष्ट कर दिया और वहाँ से तुम मेरी एक कीमती चीज़ भी उठा लाए थे। मैं वही चीज़ वापस लेने आई हूँ। वह चीज़ तुम्हारी नहीं थी विशाला, और न ही तुम्हारे किसी काम की थी, और तुम्हारी जाति के सर्पों को नष्ट करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन वे सर्प पृथ्वी से अन्य प्रजातियों का संहार करके खुद राज करना चाहते थे, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। तुमको तुम्हारे एक सेवक के साथ मैंने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी जाति के विलुप्त प्रजातियों में गिनती न हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुमको जिंदा छोड़कर मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। तुम अभी भी अन्य प्राणियों के लिए एक खतरा हो। आज मैं विशाला नाम के खतरे को दूर करके ही रहूंगा। ले विशाला, संभाल मेरी विस्फुंकार। तुम भूल रहे हो कालदूत कि हमारी शक्तियां एक दूसरे की विपरीत शक्तियां हैं। तुम्हारी विस्फुंकार को मेरी विस्फुंकार निष्क्रिय कर देगी, लेकिन पिछले 150 सालों में मैंने साधना के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त की हैं उनकी काट तुम्हारे पास भी नहीं है। ले, मेरे विष अंगारों को झेल कर दिखा। कालदूत को विशाला से ऐसे खतरनाक हमले की आशा नहीं थी। उसने बचने की कोशिश तो करी, लेकिन बच नहीं सका। 3 विष अंगार कालदूत के तीनों माथाओं पर चिपके और कालदूत के मुंह से 3 चीखें असाथ उभरी। आ ई आ यह नर्क की अग्नि है कालदूत, या तेरी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देगी, और उसके बाद तू जिंदा तो रहेगा, लेकिन मुर्दे से भी गई गुजरी स्थिति में रहेगा। हम अपनी साधना शक्ति से जल्दी ही इसको काट ढूंढ लेंगे दुष्ट। मैं तुमको उतनी देर का समय ही नहीं दूंगी कालदूत। कालदूत की गर्दनों पर शिकंजे कसने लगे और साथ ही साथ वेदाचार्य की बेचैनी भी बढ़ने लगी। मैं कौन हूँ या तुम मुझे भी याद नहीं, और मुझे बचाने वाले यह महापुरुष कौन हैं या मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी शरीर तरंगों से मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है कि यह पुरुष न्याय का रक्षक और यह स्त्री दुष्ट है, और इस वक्त पाप पुण्य पर भारी पड़ रहा है। मुझे इस महापुरुष की सहायता करनी होगी। विशाला की शरीर तरंगों को अपने मस्तिष्क में रडार की तरफ पढ़ करते वेदाचार्य विशाला की तरफ लपके, और वेदाचार्य की तरफ से असावधान विशाला भारी हथौड़े सा एक घुसा खाकर पलट गई। इस व्यवधान ने कालदूत को बचाव करने का मौका दे दिया, क्योंकि उनकी गर्दनों पर कसे शिकंजे अब खुल चुके थे। विशाला के अनुसार यह नर्क की अग्नि है, यानी इसको यज्ञ का अभिमंत्रित जल बुझा सकता है, क्योंकि इस जल में देवों का आवाहन किया गया है। कालदूत को बचाने की प्रक्रिया में वेदाचार्य ने अपने आप को खतरे में डाल लिया था। तूने विशाला पर वार करने की जुर्रत की है बुढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विशाला का करारा वार खाकर वेदाचार्य का मस्तिष्क अंधेरे की गहराइयों में डूबता चला गया, और एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए कालदूत और विशाला। मैंने तेरी शक्तियों का सही मूल्यांकन नहीं किया था विशाला, तू पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दुष्ट हो गई है। आज मैं तेरे जीवन को यूं ही समाप्त कर दूंगा। विद्युत को भी मात देने वाली गति से लपका कालसर्पी और उसकी मजबूत कुंडली में कैद हो गई विशाला। यह मुझे अपनी कुंडली में कसकर पीस डालना चाहता है, लेकिन इसके ऐसा कर पाने से पहले ही मैं इसको अपने विष से गला डालूंगी। ऐसा कर पाने से पहले ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चीर चला अगर चल पाता तो विशाला को अवश्य ही चीर डालता। अरे यह क्या, यह तो तांत्रिक प्रहार था। कालदूत पर किसने यह प्रहार करने का साहस किया है? मैंने कालदूत। विसंधर, तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है कालदूत। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि विसंधर ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। दरअसल तुम्हारी गुफा के बाहर के सर्प सैनिकों को भी इसी ने मारा था, और जैसा कि तुम देख सकते हो इसको अपने साथ लाना मेरे लिए काफ़ी काम आया। इसने मुझे अपना वक्त दे दिया है कि मैं अपने विष से गले तुम्हारे कालसर्पी को तोड़ सकूं। कालसर्पी तोड़कर तू हमको रोक नहीं सकती विशाला। तू कालदूत की तंत्र शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती। मुझे ज़्यादा देर टिकने की जरूरत है भी नहीं कालदूत,
क्योंकि मैंने तुझे मात देने का रास्ता ढूंढ लिया है। तेरी शक्तियों का राज है तुम तीनों की शक्ति का संयुक्त रूप में होना, और यह संयुक्त रूप तुम अपनी इच्छाधारी शक्ति के बनाए रखते हो। और अगर मैं अपनी विपरीत इच्छाधारी शक्ति से तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति को काट दूं तो तू 3 अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, और तेरे 3 भाग होने से तेरी शक्तियां भी 3 भागों में बट जाएगी, और तब तुझे एक एक करके परास्त करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। विशाला ने अपनी इस अप्रत्याशित योजना से कालदूत को मात दे दी थी। वाह, कमाल कर दिया आपने देवी विशाला, कालदूत को परास्त कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज से नागद्वीप का राजा हूँ, नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग। अभी नहीं विसंधर, बिना मेरा काम पूरा किए तुम राजा नहीं बन सकते। आओ मेरे साथ। हम जिस चीज की तलाश में हैं उसको कालदूत जरूर गुफा के अंदर ही रखता होगा। विसंधर के साथ साथ विशाला कालदूत की गुफा के अंदर बढ़ती चली गई, जहां तक पहले कभी कोई गया ही नहीं था। तब तक जब तक कि उसे वह चीज नहीं दिख गई जिसकी उसे तलाश थी। मिल गया, वह रहा अमर स्फटिक। यह क्या है देवी? ऐसी वस्तु तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। यह कालदूत की शक्ति का स्रोत है विसंधर। तुम्हें इसी को लेकर अंडमान स्थित मेरी बलि वेदी पर रख कर आना है, क्योंकि इस स्फटिक को सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जल्दी करो, अगर कोई नाग कालदूत से मिलने आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपनी महान शक्तियों के बावजूद भी मैं पूरे नागद्वीप से एक साथ निपट नहीं सकती। अब यह स्फटिक उठाओ और यहाँ से निकल लो। नागद्वीप से बाहर निकलने तक विशाला और विसंधर के सामने कोई अवरोध नहीं आया। अब तुम यह स्फटिक लेकर तुरंत मेरी गुफा की तरफ रवाना हो जाओ विसंधर, वक्त बहुत कम है। मैं निकल जाऊं अकेला? आप मेरे साथ नहीं आ रही हैं? नहीं, मुझे यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि अगर नागराज यहाँ तक पहुँच गया तो उसको नागद्वीप पहुँचकर कालदूत से मिलने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी योजना चौपट हो जाएगी। अब जाओ। योजना? इसकी योजना क्या है? जाने दो, अगर पूछा तो कहीं क्रोध में आकर या मुझे ही न मार डाले। विशाला की योजना से अनजान विसंधर अपनी तंत्र शक्ति से अंडमान की तरफ रवाना हो गया, पर उसकी बदकिस्मती से नागद्वीप से अंडमान जाने का सबसे छोटा रास्ता राजनगर होकर जाता है, और राजनगर में घुसने के बाद और निकलने से पहले हर अपराधी को एक चट्टान से टकराना पड़ता है, एक ऐसे अड़ीक चट्टान से जिसका आज तक अपराध की एक भी लहर पार नहीं कर पाई है, और वह चट्टान है सुपर कमांडो ध्रुव। राजनगर के सुनसान तटों से आजकल काफ़ी तस्करी हो रही है, और 80 किलोमीटर लंबे तट पर कोई एक साथ नज़र नहीं रख सकता। इसलिए मेरी कमांडो फोर्स ने राजनगर के सुनसान हिस्सों में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिए हैं, और स्टीमर या जहाज जैसी किसी भी चीज़ के तट के नज़दीक आते ही सिग्नल भेजना शुरू कर देंगे। अभी आ रहे हैं ऐसे ही सिग्नल यह बता रहा है कि कोई शिप सेंसर नंबर 33 और 34 के बीच आकर रुकी है। अब समस्या सिर्फ एक ही है, तट का वह हिस्सा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा तो शायद शिकार मेरे हाथों से निकल जाएगा। मुझे शॉर्टकट से जाना होगा, तभी मैं वक्त पर पहुँच पाऊँगा। ध्रुव अपने अनोखे शॉर्टकट से राजनगर तट के एक खास सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह खास हिस्सा अब सुनसान नहीं था। वेलकम रोड्स, कितना माल लाए हो आज? 2000 पीस, 500 रुपये एक पीस का भाव है। मंजूर है, माल उतारो। लेकिन माल उतार पाने से पहले इस सन्नाटे में एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोई आ रहा है चुरू। मोटरसाइकिल की आवाज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुलिस वाले होंगे। घबराता क्यों है? 2 से तो निपट ही लेंगे। 2 नहीं, सिर्फ एक ही होगा चुरू। ध्यान से सुन, ये एक खास मोटरसाइकिल की आवाज़ है। सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। सुपर कमीना बोल, अब जमा हुआ क्यों है? भाग। भागने के लिए दोनों तस्कर तैयार तो हुए, लेकिन दिल ही दिल में वे दोनों ही यह बात जानते थे कि वे भाग नहीं पाएंगे। पर इससे जहाज में बैठे तस्कर सावधान हो गए थे। ओह, ग्राहक तो पिट गए, लेकिन दुकानदार भाग रहा है। पर मैं बगैर यह देखे इनके जाने नहीं दूंगा कि आखिर ये बेचने क्या आए थे। AK-47, RDX या फिर हीरोइन। एक्सीलेटर के पूरे घुमावों ने ध्रुव को हवा में उछालकर ठीक अपने लक्ष्य पर जा गिराया। नहीं, मुझे मत मारना, मैं तो एक मामूली इंजीनियर मैन हूँ, स्मगलर नहीं हूँ। तो बताओ क्या लेकर आए हो इस जहाज पर? नशीले चीजें या विस्फोटक? दोनों में से कुछ भी नहीं, हम ये लेकर आए थे।
हाँ, पर ये मामूली मछलियाँ नहीं हैं, ये पिराना मछलियाँ हैं। ज़्यादातर दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री में मिलते हैं। ये खून की गंध से आकर्षित होकर और भैंसे जितनी बड़े प्राणी के पूरे मांस को कुछ ही मिनटों में चट कर सकती हैं। आजकल अपराध जगत में इनकी मांग बहुत बढ़ रही है। माफिया गैंग इनका इस्तेमाल अपने शिकारों की लाशों को चट करवाने में कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का कानून तब तक किसी हत्या को साबित नहीं कर सकता जब तक लाश न मिले। और लाश मिलेगी कैसे? जब मांस को तो पिराना चट कर जाए और हड्डियों का चूरा बना दिया जाए। ओह, राजनगर में कई लापता व्यक्तियों के न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको सरकारी गवाह बनाकर सजा से बचा लूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा साहब। वेरी गुड, अब जहाज को किनारे ले। अरे यह क्या, तुम्हारा कोई आदमी है क्या? हमारा आदमी नहीं तो, पर यह पानी पर चल रहा है। कुछ गड़बड़ है। जहाज को इसके पास ले चलो और इसको रोकने की कोशिश करो। विसेंदर का ध्यान जहाज की तरफ नहीं था। यहाँ तक आने में मैं अपनी काफ़ी तंत्र शक्ति खर्च कर चुका हूँ, पर अब ज़मीन पर बिना तंत्र शक्ति के काम चल जाएगा। तट पर एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। इसको कब्जे में लेकर मैं इसके जरिए ही ज़मीन को पार करके बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाऊँगा और फिर विशाला की गुफा तक पहुँचना मामूली काम है। फिलहाल तो विसेंदर के लिए अरब सागर को पार करना ही मुश्किल होने वाला था। अरे यह क्या, यह जलयान मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मेरे रास्ते से हट जा लड़के। अपनी आयु की रेखा को बीच में ही क्यों काट देना चाहता है? हट जाऊंगा, लेकिन यह जानने के बाद कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह क्या है। मेरे बाएं हाथ में क्या है यह जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में है तेरी मौत। ओह, यह तो कोई तांत्रिक लगता है और अपने मंत्र दंड से यह मुझ पर घातक वार कर रहा है। अब मैं इस जलयान को ही तोड़। अरे यह मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ? अगर मैं इस जलयान को अपने कब्जे में ले लूँ तो मैं इसके द्वारा ही अंडमान द्वीप समूह तक पहुँच सकता हूँ, और ऐसा करने से मैं भूमि पर आने वाली रुकावटों से भी बच जाऊँगा। मैं अभी इस लड़के को ख़त्म कर देता हूँ। वैसे भी मेरे पास अब बहुत थोड़ी सी तंत्र शक्ति बची है। इस जलयान को हथियाने में और तंत्र शक्ति खर्च करने से बच जाऊँगा। ध्रुव को विसेंदर की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था, और जब तक उसको यह अंदाज़ा लग पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह तो सचमुच में तंत्र शक्ति के वार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ वर्षों पहले चंडिकाल ने मुझ पर किए थे और मैंने उसके मंत्रदंड को उसके हाथों से गिरवाकर उस पर काबू पाया था। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें किर्गी का कहर। इन तांत्रिक महाशय पर भी वही तरकीब आजमानी पड़ेगी। विसेंदर के ही तांत्रिक वार से टूटे लकड़ी के टुकड़े ने विसेंदर को अपना मंत्रदंड गिराने पर मजबूर कर दिया। और अगले ही पल मंत्रदंड समुद्र में जा गिरा। ध्रुव के इस अप्रत्याशित हरकत ने विसेंदर को क्रोध से पागल कर दिया। तूने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया, मेरे शरीर को घायल करके मेरा लहू बहाया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख तांत्रिक विसेंदर की शक्ति को, आंखें फाड़ कर देख, क्योंकि अब तेरी आंखें कभी बंद नहीं होंगी। खुली आंखें लेकर मरेगा तू। ये रस्सियां तो मेरे बदन पर कसती ही जा रही हैं। मेरा दम घुट रहा है और तंत्र शक्ति से युक्त इन मामूली बंधनों को मैं तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ ही पलों के अंदर कोई रास्ता न सूझा तो ओह, ये मछलियाँ शायद मेरी मदद कर सकें। ध्रुव ने पहले तो अपने आज़ाद पैरों की मदद से पिराना मछलियों से भरे दोनों कंटेनर को समुद्र में पलट दिया, और फिर विसेंदर के कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव के सिर के एक जोरदार टक्कर से विसेंदर पानी के अंदर था, पिराना मछलियों के बीच में, और उसकी कलाई से बहता खून की गंध से आकर्षित होकर उसका मांस नोच खाने को बेताब हो रही थी। विसेंदर तड़प उठा। उसने अपनी पूरी तंत्र शक्ति को पिराना से हमले से बचने को झोंक दिया और ध्रुव को बांधने वाली रस्सियों में से तांत्रिक असर खत्म हो गया। अब ध्रुव के लिए उनको तोड़ पाना मामूली सी बात थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इसकी तंत्र शक्ति का संपर्क इन बंधनों से टूट गया है। वैसे तो मैं किसी भी इंसान को पिराना मछलियों के बीच में न फेंकता, लेकिन यह एक तांत्रिक है। पिराना इसको घायल तो कर सकती हैं, पर जान से नहीं मार सकती। ध्रुव की सोच एकदम सही थी। इन मछलियों ने तो कुछ ही पलों में मेरे शरीर को छत विछत कर डाला है। अब मुझे इनको एक साथ खत्म करने के लिए अपनी बची खुची तंत्र शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना ही होगा। तंत्र ऊर्जा के एक तेज झटके ने पिराना मछलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन विसेंदर को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा पहला काम इस स्फटिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है।
इसलिए मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी सामना करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने उस लड़के को एक मामूली मानव समझा था, पर उसने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया, मुझे बची खुची ऊर्जा को खर्च करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया। अब तक मेरे तांत्रिक बाजू बंधन उस लड़के के प्राण निकाल। अरे यह बच गया। अब समझा, जब पिराना मछलियों पर मैं तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा था तो इन बंधनों से मेरा संपर्क टूट गया होगा। शायद इस लड़के ने मुझे पिराना के बीच में इसीलिए गिराया था। इसका दिमाग तो खतरनाक रूप से तेज है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर निकल जाना चाहिए। अरे अरे, यह भाग रहा है। इंजन मैन, जहाज को फिर इसके पीछे ले चलो। अरे इंजन रूम तो खाली है। लगता है वह इंजन मैन मौका पाकर भाग निकला है। खैर, मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी तंत्र शक्ति के बल पर तेज गति से भागते हुए इस तांत्रिक को पकड़ने के। ध्रुव के गोल होठों से एक खास तरह की सीटी उभरी और लगभग तुरंत ही उसके जवाब में एक डॉल्फिन समुद्र की सतह पर उभर आई। स्वागत है दोस्त। अब ध्रुव के पास तेज गति से चलने वाला एक समुद्री वाहन मौजूद था। ध्रुव को विसंदर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर से विसंदर तो हवा में उछल ही गया। साथ ही साथ अमर स्फटिक भी उसके हाथों से छूटकर राजनगर तट से लगी चट्टानों के बीच में गिरकर गुम हो गया। स्फटिक के साथ साथ विसंदर के होश भी गुम हो गए। यह क्या हुआ? इन चट्टानों के बीच में से तो मैं स्फटिक को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर मेरी तंत्र शक्तियां पूरे जोर पर होती तो शायद मैं स्फटिक को ढूंढ भी लेता, लेकिन अब तो यह काम असंभव लगता है। देवी विशाला इस गलती के लिए मुझे जान से मार डालेंगी। अब तो एक ही रास्ता समझ में आता है, और वह यह कि मैं अपनी बची खुची तंत्र शक्ति को प्रयोग में लाकर यहाँ से अदृश्य हो जाऊं और फिर छिपने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढूं। अरे यह क्या? यह तो गायब हो रहा है। आखिर यह सब चक्कर था क्या? कौन था यह विसंदर, और वह उस चमकती मणि को लेकर कहाँ जा रहा था? खैर, हवा में सिर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो इन स्मगलरों को पुलिस के हवाले कर दूं, फिर इस घटना पर विचार करूंगा। इस घटना पर विचार नागद्वीप में चल रहा था। हमारी शक्तियां फिर से संयुक्त रूप में बनाने में व्यय होकर छिड़ हो गई हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पा रहा हूं कि वह अमर स्फटिक इस समय पृथ्वी के किस बिंदु पर है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि वह स्फटिक किस जगह के आसपास मिलेगा। वह अमर स्फटिक तुम इच्छाधारी नागों के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इतना आवश्यक है कि अगर उसको 2 दिनों के अंदर अंदर लाकर मेरी गुफा में प्रतिस्थापित न कर दिया गया तो शायद तुम में से एक भी नाग जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस स्फटिक के कारण ही तुम इच्छाधारी नाग सैकड़ों वर्षों की आयु तक जीवित रहते हो। इस कारण से यह जरूरी है कि तुम सारे नाग उस इलाके की तरफ रवाना हो जाओ जहां पर स्फटिक के मिलने की संभावना है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े इलाके को चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। और तुम सभी नागों के एक साथ जाने का दूसरा कारण यह है, अगर कहीं स्फटिक पाने के लिए तुम लोगों की विशाला से मुठभेड़ हो गई तो उसको हराने के लिए समस्त नागों को अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगानी होगी। विशाला से हुई मुठभेड़ ने मुझे इतना शक्तिहीन कर दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। अब तुम सब लोग जाने के लिए तैयारी करो। मैं यहीं पर रहकर उस बेहोश अंधे वृद्ध का इलाज भी करूँगा और तुम लोगों की प्रतीक्षा भी। लगभग इसी वक्त नागराज अपने दिमाग में घुमड़ते सवालों का जवाब पाने के लिए नागद्वीप की तरफ बढ़ रहा था। मेरी जल सर्पों से बनी यह अनोखी सर्प नौका मुझे अब थोड़ी ही देर में नागद्वीप तक पहुंचा देगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि नागद्वीप में मेरा प्रवेश निषिद्ध करने के बावजूद भी महात्मा कालदूत ने मुझे क्यों याद किया है। नागद्वीप वैसे तो नागराज को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, परंतु वहां तक पहुंच पाना नागराज की किस्मत में नहीं था। अरे यह क्या हो रहा है? नौका टूट रही है, मेरे नाग तड़प रहे हैं, पर क्यों? पानी में डुबकी लगाते ही नागराज को जवाब मिल गया। पानी का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में तेज जलन होने लगी है। मुझे पानी से तुरंत बाहर निकलना होगा। शीघ्र ही नागराज पानी से बाहर निकल आया। यह चक्कर क्या है? समुद्र का पानी जलन क्यों दे रहा है? मेरे विष के कारण नागराज, तुमको रोकने के लिए यहाँ के जल में मुझे अपना विष मिलाना पड़ा। विष मिलाना पड़ा? पर क्यों? और तुम हो कौन? वैसे तुम मेरे गुलाम मुझे देवी विशाला कहते हैं, पर तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो नागराज। मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे यहाँ पर आने से यह स्पष्ट हो गया है कि विशास्त्र तुमसे टकराकर अपने प्राण खो बैठा है। ओह,
यानी विस्पूत के हत्यारे विशासु को तुमने ही भेजा था। तब तो महात्मा कालदूत ने मुझे संदेश तुम्हारे बारे में ही भेजा होगा। वह संदेश तो किसी और संबंध में था। खैर, अब उस बारे में बात करने से क्या फायदा, क्योंकि अब तो तेरा इस दुनिया से विदाई का समय आ गया है। तेरी बात सच हो सकती थी विशाला, पर अगर मैं विशासु से न टकराया होता तो विशासु के जरिए मुझे तो विपरीत शक्तियों का आभास हो चुका है, लेकिन तुझे नागराज की शक्तियों का अंदाजा नहीं है विशाला। नागराज एक अकेला मानव नहीं है, बल्कि एक पूरी सर्प सेना है। देखते हैं कि तू अपने विपरीत विष से मेरे कितने नागों को रोक सकती है। नागराज ने अपने कलाइयों से सैकड़ों विषधरों को एक साथ विशाला की तरफ छोड़ दिया। यह तो सच है कि मैं इन सारे नागों को रोक नहीं पाऊंगी। कुछ नाग मुझे काटने में जरूर सफल हो जाएंगे, और इनके काटने से मेरे शरीर का थोड़ा सा विष पानी बन जाएगा, क्योंकि इनमें भी मेरे विष का विपरीत विष मौजूद है। इसलिए मैं तेरे नागों को कहीं और पहुंचाने का इंतजाम कर देती हूँ, इस विशाल एनाकोंडा के पेट में। पहले तो यह विशाल अजगर तेरे सांपों को खींचकर उनको अपना भोजन बनाएगा, और फिर तुझको भी अपने पेट में डाल लेगा। आह, इस अजगर की पकड़ वाकई बहुत मजबूत है। ऐसे तो यह कुछ ही पलों में मेरी हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। इसको जकड़ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, पर कैसे? मेरी शारीरिक शक्ति तो इस दैत्य की ताकत के सामने बेकार है, और इसके विशाल का शरीर से इतना नेगेटिव विष भरा होगा कि मेरा विष दंश भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब शायद ये चट्टानें ही मेरी मदद कर सकती हैं। नागराज एनाकोंडा के भारी भरकम शरीर के लिए हुए चट्टानों पर आ गिरा, और एक नुकीली चट्टान अजगर के शरीर में पेवस्त हो गई। अगले ही पल नागराज ने एनाकोंडा के शरीर को चट्टान पर खींच दिया, और चट्टान का नुकीला सिरा तलवार की तरह अजगर के शरीर को चीरता चला गया। ये रहा तुम्हारा प्यादा विशाला, जो नागराज को अपने मुंह में दबोचने चला था, पर खुद ही मौत के मुंह में चला गया। तेरी क्षमता वाकई प्रशंसा के योग्य है नागराज, लेकिन फिर भी मेरी हाथी सी शक्ति के सामने तू मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। यह तो शायद तेरी किस्मत अच्छी है कि फिलहाल मेरी तंत्र शक्ति और इच्छाधारी शक्ति कालदूत की शक्ति को निष्क्रिय करने में व्यय हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी मामूली शक्तियां भी तुझको समाप्त करने में सक्षम हैं। ये मेरे तंत्र बुले देखने में तुझे साबुन के मामूली बुलबुलों से जरूर लगेंगे, लेकिन किसी भी चीज से स्पर्श होते ही ये विस्फोट के साथ फटते हैं, एक हथगोले जितने शक्तिशाली विस्फोट के साथ, जो तेरे चीथड़े उड़ा देने के लिए काफी हैं। यह सही कह रही है, देर सवेर कोई न कोई तंत्र बुला मेरे शरीर को फाड़ ही डालेगा। विशाला पर हमला करके इसको और तंत्र बुले बनाने से रोकना होगा, लेकिन इस पर सीधे हमला कर पाना असंभव है, इसलिए इस पर दूसरी तरफ से हमला करना होगा। नागराज के उस जोरदार टक्कर से नारियल का पेड़ बुरी तरह से हिल उठा, और नारियल का झुंड सीधे पेड़ के नीचे खड़ी विशाला की खोपड़ी की तरफ लपक गया, और विशाला के इस झटके से उबर पाने से पहले ही नागराज एक चट्टान को उसकी तरफ लुढ़का चुका था। अब मैं तुझको काबू में करने के लिए तुझ पर अपने विषदंश का प्रयोग करूंगा, जो आम इंसान या पशु के शरीर को गला देता है। तुझ पर भी इसका कुछ तो असर होगा ही होगा। विशाला पर नागराज के तेज जहर का असर तुरंत हो गया था। तेरा विष तो कालदूत के विष से भी तेज है। मुझ पर नशा सा हो रहा है। किसी भी नाग या मानव के अंदर इतना तेज जहर पैदा हो पाना संभव नहीं है, या जरूर किसी देव का विष है। इसलिए अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, तुझे बंदी बनाकर रखूंगी, ताकि जब नागद्वीप के इच्छाधारी नागों को समाप्त करने के बाद मैं गरलकंठ की आराधना करूं तो उनसे तेरी बलि चढ़ाऊं। मुझको समाप्त कर पाना तो शायद तेरे लिए संभव है विशाला, परंतु मुझे बंदी बनाकर ना तो तू रख सकती है और न ही तेरा कोई अस्त्र। मेरा अस्त्र न सही, लेकिन कालदूत का अस्त्र तो तुझे बंदी बना सकता है ना नागराज। कालसर्पी जा। कालसर्पी तेरे पास? हाँ, कालदूत से युद्ध के दौरान या मेरे विष से गलकर 2 टुकड़ों में टूटने के बाद मृत हो गई थी। इसको दोबारा जीवन मैंने दिया, इसलिए इसकी शक्तियां चाहे पहले जैसी ही हों, लेकिन अब यह मेरी गुलाम है और तुम्हारी दुश्मन। किसी भ्रम में मत रहना विशाला, नागराज के पास ऐसे हथियार हैं जो कालसर्पी को भी काट सकती हैं। मैं जानती हूं वे हथियार तेरे शरीर में वास करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प हैं, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी
कि तेरे शरीर के सर्प तेरे शरीर से बाहर ही ना निकल पाएं। मैं तेरे पूरे शरीर पर अपने विपरीत विष का लेप कर देती हूँ। अब तेरे शरीर से जो भी सर्प बाहर आने की कोशिश करेगा वह सूक्ष्म रूप में होने के कारण गलकर मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे कहीं और होना है, पर तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नागराज फिलहाल तो नागद्वीप के पास चट्टानों के ढेर पर उगे नारियलों के पेड़ से बंधा था, लेकिन जल्दी ही राजनगर में होने वाला एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में शामिल होने वाला था। अब और नहीं भाग सकता। अब मुझे इस शैतान का सामना करना ही। अब धड़ाक। तेरे गुनाहों का रास्ता यहाँ पर खत्म होता है कीड़े, और तेरे पापों की सजा का सफर यहाँ से शुरू होता है। नहीं, ऐसा मत करो। ये मेरा आखिरी कत्ल था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे। यह सही कह रहा है ध्रुव, छोड़ दो इसे। कौन? नागराज, तुम यहाँ पर? हाँ सुपर कमांडो ध्रुव, मैं महानगर पुलिस के हिरासत से भागे इस अपराधी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। इसको एक खून के जुर्म में महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए इस पर पहला हक महानगर पुलिस का है और उन्होंने इसको वापस ले जाने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। इसको मेरे हवाले कर दो। यह मैं कैसे कर सकता हूँ नागराज? मैंने इसको खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर वहां से आवश्यक खाना पूरी करके तुम इसको ले जा सकते हो। तुम बात को समझ नहीं रहे हो ध्रुव। इस अपराधी को आज सुबह 9 बजे तक अदालत के सामने पेश करना बहुत जरूरी है, वरना कानूनी अड़चनों की वजह से यह छूट जाएगा और फिर इस पर केस दायर नहीं किया जा सकेगा। अगर मैं इसको राजनगर पुलिस थाने में से ले जाने के चक्कर में रहा तो मैं कभी भी वक्त पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। सॉरी नागराज, यह तुम्हारी समस्या है। मैं इस अपराधी की रिपोर्ट कराए बगैर इसको जाने नहीं दे सकता। तो फिर अपनी समस्या से भी निपट लो ध्रुव, जो मेरी कलाई से निकल रही है। सांप 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 सांप। ओह, मैं सपना देख रहा था। बड़ा अजीब सा सपना था। नागराज और मैं ऐसी बात पर झगड़ ही नहीं सकते। शायद कल रात समुद्र में उस तांत्रिक से हुए टकराव ने मेरे मस्तिष्क पर बहुत असर डाला है। न जाने क्यों वह तांत्रिक बार बार मुझे नाग होने का सा आभास दे रहा था, नागराज जैसा इच्छाधारी नाग। लेकिन इस सपने ने एक ऐसे दृश्य को मुझे दिखा दिया है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। भविष्य में अगर कभी मेरा और नागराज का टकराव हो ही गया तो मैं नागराज की शक्तियों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसी स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसके लिए मुझे खुद कुछ तैयारी करनी होगी। ध्रुव की छठी इंद्रिय संकेत तो सही दे रही थी, लेकिन वह वक्त अभी थोड़ा दूर था, लगभग 17-18 घंटे दूर। अरे यह क्या हो रहा है? नागद्वीप के सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? कालसर्पी मेरे गले को दबाए हुए है। मैं चिल्लाकर आवाज तो नहीं दे सकता, लेकिन मानसिक संपर्क करके नागों को यहाँ पर बुला अवश्य सकता हूँ। मैं अभी इनसे मानसिक संपर्क साधता। अरे मैं मानसिक संकेत भेज नहीं पा रहा हूँ। कालसर्पी मुझे मानसिक संकेत भेजने से भी रोक रही है। मैं अब तक इस बंधन से छूटने की हर संभव कोशिश कर चुका हूँ, पर यह कालसर्पी न तो मुझे विष फुंकार छोड़ने, अपने शरीर पर पुते विशाला के विष को निष्क्रिय करने दे रही है और न ही मुझे सर्प रूप में बदलने दे रही है। मेरी शारीरिक शक्ति भी इससे तोड़ने में विफल रही है। अब जब तक कोई रास्ता नहीं सूझता तब तक मैं यहीं पर बंधे रहने को विवश हूँ। इधर नागराज व्यवस्था और पास में ही उसकी जिंदगी के एक छुपे रहस्य पर से पर्दा उठने जा रहा था। अरे यह मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो समुद्र में था। एक दुष्ट तांत्रिक के वार ने मुझे मूर्छित कर दिया था। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें विष कन्या। ओह, तो आप होश में आ गए वृद्धवर, और आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपकी स्मृति भी वापस आ गई है। वैसे तो यह एक गुप्त स्थान है, परंतु मैं आपको यह बताने में कोई नुकसान नहीं समझता कि इस वक्त आप नागद्वीप पर हैं, इच्छाधारी नागों का एक गुप्त आवास द्वीप। और हमें आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी है कि आप पर हमला करने वाला दुष्ट तांत्रिक भी हमारे नागद्वीप का ही एक इच्छाधारी नाग है। मैं कालदूत हूँ। इस नागद्वीप का मुखिया मान सकते हैं आप मुझको। परंतु आपका यहाँ तक आने का क्या अभिप्राय था? यह तो मैं आपको बताऊंगा ही मान्यवर। मैं वेदाचार्य अंधा अवश्य हूँ, परंतु मेरे अंदर दूसरों की शरीर तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। मैं आपकी शरीर तरंगें मुझे इस बात का आभास दे रही हैं कि अभी आप थोड़े विचलित भी हैं और घायल भी।
साथ ही साथ यहाँ कहीं भी आसपास में मुझे और किसी प्राणी के शरीर तरंगों का आभास नहीं हो रहा है। अभी अभी आपने बताया कि आप मुखिया हैं, यानी इस द्वीप पर और कई प्राणी वास करते हैं। वे सब कहाँ हैं और आप घायल क्यों हैं? अगर उचित समझें तो मुझे बताएं। महात्मा कालदूत यह तुरंत समझ गए कि अपनी याददाश्त वापस आते ही वेदाचार्य के मस्तिष्क से बीच की सारी यादें मिट चुकी हैं। विशाला से कालदूत के टकराव की याद भी। उन्होंने वेदाचार्य को सारा घटनाक्रम समझा दिया और सारे नाग उसी वस्तु की तलाश में गए हैं जिसे विशाला यहाँ से उठा ले गई है। ओह, परंतु ये आपकी चिंता का कारण तो नहीं हो सकता। नहीं वेदाचार्य, हमारी चिंता दूसरे कारण से है। हम इस वक्त द्वीप पर अकेले हैं और हमारी शक्तियां क्षीण है। अगर कहीं विशाला आ गई तो हम अकेले नागद्वीप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ओह, तब तो मेरे पास आपकी चिंता का समाधान है। मैंने अपने समय में कई तिलिस्मों की रचना की है मान्यवर। मैं इस द्वीप को अपने तंत्रों द्वारा इस प्रकार से सुरक्षित कर सकता हूँ कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ द्वीप में घुस ही न सके। विशाला भी चूंकि बाहर की ही प्राणी है, इसलिए तब वह भी इस द्वीप में घुस नहीं पाएगी। शायद देवताओं ने ही आपको हमारी मदद के लिए भेजा है मान्यवर। अगर आप ऐसा कर सकें तो नागद्वीप सचमुच सुरक्षित हो जाएगा। आप चाहें तो अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। वेदाचार्य ने नागद्वीप को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया और जब उनका काम समाप्त हुआ तो रात का धुंधलका धीरे धीरे गिरने लगा था। नागद्वीप तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन राजनगर के लिए आज कहर की रात थी। इच्छाधारी नागों की टोली राजनगर में आ पहुंची थी, राजनगर का चप्पा चप्पा छानकर अमर स्फटिक ढूंढने के लिए। सोता हुआ राजनगर चौंक कर जाग उठा। एक अजीबोगरीब वाकया कारवे रोड पर हो रही है। मंत्री निवास में घुसे एक सांप को पकड़ने की जब कोशिश की गई तो वह आधा मानव और आधा सांप में बदल गया। वह वहां तोड़फोड़ कर रहा है। एरिया की सभी जिप्सी जीपें वहां पहुंचे। दूरदर्शन पर स्पेशल लोकल बुलेटिन प्रसारित होने लगे। अब तक 16 स्थानों से ऐसे अजीब सांप के देखे जाने के समाचार आए हैं, लेकिन हर मिनट नए स्थानों से भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। रात की गश्त पर निकले सुपर कमांडो ध्रुव की मोटरसाइकिल में लगा पुलिस बैंड ट्रांसमीटर हर सूचना को ध्रुव तक पहुंचा रहा था। अचानक यह क्या होने लगा है? इतने सारे सर्पमानव राजनगर में कहां से आ गए? मुझे नागराज की मदद लेनी होगी। भारती के जरिए नागराज को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन ध्रुव को भारती से कोई मदद नहीं मिली। मैं भी नागराज को ही ढूंढ रही हूँ ध्रुव, लेकिन कल शाम से उसका कोई पता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, वह जहां पर भी होगा इस सूचना को सुनकर तुरंत राजनगर पहुंच जाएगा। ओह, यह नागराज इस मुसीबत के समय में कहां गायब हो गया? 5 खतरनाक नाग मिलिट्री बेस के आसपास तोड़फोड़ मचा रहे हैं सभी पुलिस वैन। ओह, इन्होंने मिलिट्री तक को नहीं छोड़ा। मुझे तुरंत मिलिट्री बेस पहुंचना होगा। मिलिट्री बेस में स्थिति सचमुच काफी खतरनाक होने जा रही थी, क्योंकि नागद्वीप के सबसे जाबाज 5 सांप मिलिट्री बेस में स्फटिक खोजने आ पहुंचे थे। सर्पराज, नागदेव, नागार्जुन, नागप्रेती, सिंहनाग। हमारा रास्ता छोड़ दो मानो। हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सुन ले तुम लोगों की बकवास। अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहां से आए हो, वरना सीधे परमात्मा के पास भेज दिए जाओगे। दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए टकराव तो निश्चित ही था और पहला वार नागों की तरफ से ही होना था, क्योंकि रास्ते की रुकावट तो उनको ही हटानी थी। बंदूकें गिराने का काम नागार्जुन के गांडीव और सर्पराज की गदा भुमंडा ने किया और उसके बाद तो कोई भी पीछे नहीं रहा। नागदेव ने अपनी दाढ़ी का भरपूर इस्तेमाल किया। मेरी दाढ़ी का सिकंजा तुझे बेहोश होने के बाद ही छोड़ेगा। और नागप्रेती ने बंदूकों और पिस्तौलों से अपने पेट को भरने का काम किया। क्रंच, आहा। चलो अब स्फटिक को ढूंढें। महात्मा कालदूत ने हमको बताया है कि स्फटिक से 5 कदम के घेरे में आते ही हमको स्फटिक का आभास हो जाएगा, इसलिए जो भी चीज हमारा रास्ता रोके उसको हटा दो। लेकिन सर्पमानव यह नहीं जानते थे, इस वक्त वह सेना के इलाके में थे। हमको रास्ते से हटना नहीं हटाना आता है सर्पमानव, क्योंकि हम सैनिक हैं, देश पर मर मिटने वाले सैनिक। फायर! तोप का गोला 5 सर्प सैनिकों के चीथड़े उड़ाने के लिए दगा तो जरूर, परंतु चीथड़े उनके नहीं बल्कि उनके पीछे वाले बाउंड्री वॉल के उड़ गए, क्योंकि उसी पल 5 सर्प रूप में आ चुके थे।
सरप्रूफ के छोड़ने में भी पांचों को पल भर का वक्त लगा और भूमंडा ने टैंक के टुकड़े कर दिए। क्रोधित नागार्जुन के बाण स्तब्ध सैनिकों के सिर उड़ा देने को लपके, लेकिन रास्ते में ही रोक लिए गए। सुपर कमांडो ध्रुव सैनिकों के लिए भगवान का अवतार बनकर आ गया था। नागार्जुन के बाणों की गति की बराबरी कर सकने वाला मानव साधारण नहीं हो सकता। कौन हो तुम? मेरा नाम ध्रुव है नागमानव, और मैं नागराज का मित्र हूं। नागराज को तो तुम अवश्य ही जानते होगे। मैं नागराज के मित्र के नाते तुमसे यह तोड़फोड़ बंद करके मुझे यह बताने की विनती करता हूं कि आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो। हम विवश हैं ध्रुव, हम न तो यह तोड़फोड़ बंद कर सकते हैं और न ही तुमको कुछ बता सकते हैं। तो फिर मैं भी तुमको रोकने के लिए विवश हूं, अगर प्यार से नहीं तो ताकत से। तुम हमको रोकोगे? हम 5 पूरी पृथ्वी का अकेला सामना कर सकते हैं। तू पहले नागार्जुन के बाणों की वर्षा से बचकर दिखा, फिर बाकी 4 योद्धाओं से निपटने की सोचना। नाग यह नहीं जानते थे कि उनका सामना सुपर कमांडो ध्रुव से था, किसी मामूली मानव से नहीं। चलो अलग अलग दिशाओं में फैलकर तलाशी शुरू कर दो। इस दूध पीते बच्चे को नागार्जुन कुछ ही पलों में प्राणहीन कर देगा। लेकिन ध्रुव को प्राणहीन कर पाना इतना आसान नहीं था। टैंक की यह मोटे लोहे की चादर मुझे नागार्जुन के बाणों से ढाल की तरफ बचाएगी भी और इसके धनुष को तोड़ेगी भी। हा 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 हा। नागार्जुन के हाथों में अर्जुन का गांडीव है ध्रुव, ऐसे वारों से तो इस पर खरोच तक नहीं आएगी। अब मैं तुझे दिव्य बाणों की शक्ति दिखाता हूं। सबसे पहले देख व्यवास्त्र की शक्ति, जिसकी तीव्र वायु शक्ति तुझको लट्टू की तरह नचा डालेगी। और अब बच मेरे आग्नेयास्त्र से। ऐसे 2-3 और तीरों से तो मेरी जीवन नैया भवसागर को पार कर जाएगी। उसके अस्त्रों को बेकार करना पड़ेगा। इस पौराणिक धनुष गांडीव पर तो शायद एटम बम भी असर न करे, लेकिन एक चीज है जिस पर मैं वार करने को विवश कर सकता हूं। अरे तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं तुझको बता चुका हूं कि तेरा कोई भी हथियार मेरे धनुष पर बेकार है। धनुष पर तो मैं वार कर भी नहीं रहा हूं नागार्जुन, मेरा निशाना तो तेरे धनुष की डोरी है। और जब तक तुम धनुष पर दूसरी डोर चढ़ा पाओगे तब तक मैं तुमको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दूंगा। नाजुक स्थानों पर हुए वार को नागार्जुन सह नहीं सका। यह धनुर्धारी नाग तो गया, अब जरा दूसरों की भी खबर ली जाए। सर्पराज की गदा भूमंडा अपना कहर बरसा रही थी। यह मशीनी यंत्र हटाकर देखा जाए, शायद स्फटिक यहीं कहीं पर हो। नहीं, मुझे आभास नहीं हो रहा है। स्फटिक यहां पर नहीं। तूने सर्पराज पर पैर उठाने की जुर्रत की, जिसकी गदा भूमंडा पहाड़ों को भी चूर चूर करके रेगिस्तान में बदल सकती है। तो सोच कि तेरे शरीर का क्या हाल करेगी। ओह, इसकी गदा तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ आ रही है। मुझको आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रलयंकारी गदा के रास्ते से अलग हट सकूं। ध्रुव तो गदा के रास्ते से अलग हट गया, लेकिन गदा पीछे की 4 दीवारी को तोड़ती हुई वापस सर्पराज के हाथ में जा पहुंची। ओह, इसकी गदा तोड़फोड़ करके वापस इसके हाथ में पहुंच जाती है। यह इस शक्ति को अपना ताकत समझता है, लेकिन मैं इसकी इसी ताकत को इसकी कमजोरी बना सकता हूं। बड़ा कच्चा निशाना है तुम्हारा सर्पराज, फिर से कोशिश करके देखो। इस बार तेरा सिर फूटने से नहीं बचेगा ध्रुव, ले संभाल। सर्पराज की गदा इस बार ध्रुव की गर्दन को छूती हुई निकली। इस बार अगर मैं चूक गया तो अगला वार मेरी खोपड़ी को कुचल ही डालेगा। गदा मुझ पर वार करने के बाद वापस सर्पराज की तरफ बढ़ रही है। अब अगर मैं स्टार लाइन को इसमें फंसाकर इस गदा को एक ऐसा झटका दूं कि इसके हाथ की तरफ बढ़ती गदा इसके मुंह से जा टकराए तो मेरा काम बन जाएगा। बन गया काम। सर्पराज अपनी ही गदा का वार सह नहीं सका। अब जरा बाकी तीनों का हालचाल ले लिया जाए। उसकी आवश्यकता नहीं है बच्चे। सर्पराज की चीख सुनकर नागदेव और नागप्रेती आ गए हैं और हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गरुड़दंड मार इसको। नागदेव का आदेश मिलते ही गरुड़दंड ध्रुव पर टूट पड़ा, लेकिन ध्रुव के एक सटीक दाव ने गरुड़दंड को उसके जूते के नीचे ला पटका। ओह, चाल तो अच्छी चली तूने, लेकिन गरुड़दंड को तेरे संसार की कोई भी शक्ति ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती। मेरे संसार की न सही, लेकिन तुम्हारे संसार की शक्ति तो इसे दंड को दबा सकती ही होगी, जैसे ये भूमंडा गदा। ओह, बड़ा भारी है ये गदा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी इस गदा को जरा सा ही हिला पा रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत मुझे है भी नहीं। ध्रुव ने भूमंडा गदा को खींचकर गरुड़दंड को उसके नीचे दबा दिया। ओह,
गरुड़दंड अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नागदेव की दाढ़ी से तो बच नहीं सकता। नागदेव का यह भ्रम जल्दी दूर हो गया। अरे, मेरी दाढ़ी तो इस लड़के को नहीं बांध पाई, उल्टे इसने ही मेरी दाढ़ी में गांठ लगा दी। यह ऐसे काबू में नहीं आएगा, तो इसको अपनी दाढ़ी से मेरी तरफ धकेल और मैं इसको खा जाऊंगा। वैसे तो मैं किसी को भी अपनी बाहों में दबोच शरीर में समा कर खाया करता हूं, लेकिन इसको मैं अपने मुंह से खाऊंगा ताकि इसका स्वाद लेकर खाया जा सके। बस मुंह से खाने में बस एक ही समस्या है, जब तक मैं मुंह से खाए जाने वाली चीज को पूरा न खा लूं तब तक रुक नहीं सकता। खैर, रुकने की जरूरत भी क्या है, इसको तो मैं बिना रुके ही खाना पसंद करूंगा। आजा आजा। ये नागप्रति तो सचमुच बहुत खतरनाक लग रहा है। ये जो कह रहा है वह कर कर भी दिखाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं नागदेव और नागप्रति को आपस में ही उलझा दूं। आजा आजा। ध्रुव ने नागदेव की दाढ़ी को नागप्रति के खुले मुंह में डाल दिया। नागप्रति बिना कुछ सोचे समझे नागदेव की दाढ़ी को निगल गया। अरे, यह तूने क्या कर दिया नागप्रति? यह दाढ़ी मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है। अब तू जब तक मुझे पूरा नहीं खा जाएगा तब तक नहीं रुक सकता। तुझसे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाता ही जाऊं और मैं खाता ही जाऊं। गड़क। इस लड़के ने किस मुसीबत में गड़क फंसा दिया हमको, क्योंकि मेरी दाढ़ी को तो किसी भी चीज से काटा नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारे आखिरी बचे साथी से निपटने जा रहा हूं, तब तक तुम इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोच लो। नागप्रति और नागदेव को तो बचाने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं और किसी और के दिमाग में आशा की किरण कौंधने लगी थी। आहा, विशाला मुझे बांधते वक्त एक चीज को तो भूल ही गई थी। समुद्र में रात के वक्त उठते ज्वार भाटे के इस वक्त ज्वार भाटा आया हुआ है। इस समुद्र का पानी कुछ ही पलों में मेरे नजदीक आ जाएगा, कुछ ही कदमों की दूरी पर। इस वक्त अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लूं, तो मैं इस भारी भरकम वजन को लेकर कुछ कदम चलकर समुद्र के पानी तक पहुंच सकता हूं, और ज्वार भाटे के कारण तेजी से घटता बढ़ता हुआ यह पानी मेरे शरीर पर पुते विशाला के विष को धो डालेगा। छपाक। और देवकाल जयी से प्राप्त शरीर में वास करने वाले विशेष नागफनी सर्प मेरे शरीर से बाहर आकर मुझे काल सर्पी से छुटकारा दिला देंगे। नागराज के शरीर से निकलते नागफनी सर्प काल सर्पी पर चारों तरफ से टूट पड़े, और विशाला की विपरीत शक्तियों से युक्त होने के कारण काल सर्पी इस हमले के सामने टिक न सकी। शीघ्र ही नागराज आजाद था। अब मुझे जल्दी से जल्दी नागद्वीप पहुंचकर इस बात का पता लगाना होगा कि आखिरकार नागद्वीप के सारे इच्छाधारी सर्प कहाँ गए हैं। लेकिन नागद्वीप में एक आश्चर्य नागराज का इंतजार कर रहा था। अरे, यह क्या? मैं नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। कोई शक्ति मुझे अंदर घुसने से रोक रही है। नागराज भी चूंकि नागद्वीप के लिहाजे से बाहरी व्यक्ति था, इसलिए वेदाचार्य का तिलिस्म उसे भी रोक रहा था। पसीने पसीने होने के बाद नागराज को नागद्वीप में घुसने का ख्याल छोड़ ही देना पड़ा। अब यह कैसे पता चलेगा कि नागद्वीप के सारे नाग कहाँ गए? एक तरीका है, नागानंद, मेरे शरीर में वास करने वाले नागों का भूतपूर्व सेनापति, जिसको मैंने नागद्वीप छोड़ते वक्त गुप्त रूप से यहाँ छोड़ दिया था। पढ़ें साकुरा का चक्रव्यूह, उससे मानसिक संपर्क करके सारी बातों का पता चल सकता है। नागानंद इस वक्त तीनों जाबाजों के से एक साथ जूझ रहा था। कमांडो कैडेट करीम, पीटर और रेनू से कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। इनमें से तो एक से भी अकेले निपट पाना मुश्किल काम है, फिर ये तीन तीन हैं। बगैर विष नखों का इस्तेमाल किए काम नहीं चलेगा। ओह, इसने रेनू को अपने नाखूनों से खरोच मार दी है। ये नाखून जरूर विषैले होंगे। करीम, इस पर जल्द काबू पाने की कोशिश करो, वरना रेनू को हम अस्पताल नहीं ले जा पाएंगे। पिछले 2 मिनटों से यही तो कोशिश कर रहा हूं। मैं तो कैमरा ऑटो पर सेट करके अपने तीनों की ग्रुप फोटो खींचने जा रहा था। पता नहीं ये रंग में भंग कहां से। अरे, कैमरा, शायद कैमरा ही हमारा कुछ मदद कर सके। कैप्टन ने हमको यही तो सिखाया है कि लड़ाई में अगर तिनके का इस्तेमाल भी दिमाग लगाकर किया जाए तो वह तलवार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। करीम के लिए अभी काम और आसान होने वाला था, क्योंकि नागानंद का दिमाग कहीं और व्यस्त होने वाला था। नागानंद, तुम कहाँ हो? नागराज, हम बड़ी मुसीबत में हैं। नागराज, तुम जहां कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी राजनगर पहुंच जाओ। हम यहां पर। ओह! करीम ने इसी वक्त कैमरे की फ्लैश का बटन दबा दिया और तेज रोशनी का झमाका नागानंद की आंखों में तीर की तरफ आ चुभा। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए बेकार हो गईं, और इन पलों में ही पीटर और करीम ने उसको बेदम कर दिया। घायल नागानंद के पास सर्प रूप में भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा।
लेकिन बीच में ही मानसिक संपर्क टूटने के कारण नागराज थोड़ा चिंतित अवश्य हो गया था। मुझे जल्दी राजनगर पहुंचाओ मेरे नागों, जरूर कोई बड़ी मुसीबत अपने पंख फैला रही है। मुसीबत आई तो थी, लेकिन इस मुसीबत का शिकार ज्यादातर मानव ही बने थे। भयानक रूप वाले सर्प हर स्थान पर अपना आतंक फैलाए हुए थे, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ जाबाज मानव सर्पों का मुकाबला भी कर रहे थे। अब भी वक्त है, विसर्पी के रास्ते से हट जा। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई नुकसान नहीं करूंगी। पहली बात तो चंडिका किसी के सामने से हटती नहीं, और दूसरी बात कि नुकसान तो तुम कर ही चुकी हो। इस मिल के सारे कर्मचारी तुमसे डरकर भाग चुके हैं। काम बंद होने से लाखों का नुकसान तो हो ही चुका है। अब रहा तुम्हारा वादा, तो उस पर मुझे भरोसा है नहीं। वैसे भी सांपों का क्या भरोसा, भरोसा तो जिंदगी का भी नहीं होता लड़की। मौत का क्या भरोसा, न जाने कब आ जाए। ओह, यह सर्प रूप में बदलकर मुझको काटने के लिए लपक रही है। यह फुर्तीली भी बहुत है। इसकी फुर्ती को कम करना होगा, और यह काम पेंट स्प्रे करेगा। उफ, इस स्थिति के लिए मैं तैयार होकर ही आई थी। भला हो टीवी वालों का, जिन्होंने इन नागों के बारे में काफी जानकारी हमको दे दी थी। मुझे मानव रूप में आना पड़ेगा। ओह, इस लड़की ने मेरे आंखों को पेंट से ढक दिया है। इसको तो मैं अपने विष से साफ कर ही लूंगी, लेकिन इस दौरान इस बात का इंतजाम करना पड़ेगा कि यह मुझ पर हमला न कर सके। विसर्पी का शरीर मानव रूप में आकर अपनी एड़ियों पर लट्टू की तरह गोल गोल नाचने लगा, और साथ ही साथ उसके मुंह से विष फुंकार भी छूटने लगी। मर गए। इस विषैले वातावरण को पार करके इस तक पहुंच पाना असंभव है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सांस रोककर इस पर इसी बीच में हमला कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय इसको मुझसे हमले की उम्मीद भी नहीं होगी। विसर्पी इस अचानक हुए वार से लड़खड़ा तो जरूर गई, लेकिन तुरंत संभल भी गई। उई, करारा वार था। यह नागिन तो जुड़ो कराटे भी जानती है। सांप भी आजकल काफी एडवांस हो गए हैं, जुड़ो कराटे की कोचिंग करने लगे हैं। यानी अगर ये लड़ाई ज्यादा देर चली तो मेरे पिट जाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि शारीरिक शक्ति में यह मुझसे दुगुनी या तिगुनी तो है ही। इसलिए अब अपने लेटेस्ट आविष्कार की टेस्टिंग का समय भी आ गया लगता है। इस नर्व डिस्रप्टर यानी स्नायु तंत्र विनाशक को मैंने सांपों के स्नायु तंत्र के अनियंत्रित करने को ध्यान में रखकर बनाया है। चंडिका वास्तव में ध्रुव की बहन श्वेता है, जो नए नए आविष्कार करने के मामले में जीनियस है। इसकी टेस्टिंग करने का मौका मुझे मिल ही नहीं पाया, क्योंकि कहीं पर कोई सांप मिला ही नहीं। अब अगर यह मुझको धोखा दे गया तो समझो कि मेरी जिंदगी मुझको धोखा दे गई। चंडिका ने धड़कते दिल के साथ नर्व डिस्रप्टर का बटन दबाया, और विसर्पी की चीख ने उसके दिल को ठंडक पहुंचा दी। नर्व डिस्रप्टर ने चंडिका को धोखा नहीं दिया। विसर्पी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ओह, मेरी नस नस में सुइयां सी चुभती महसूस हो रही हैं। इस बार का मेरे पास कोई काट नहीं है। फिलहाल तो मुझे सर्प रूप में यहां से निकल लेना चाहिए। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब तो मैं राजनगर में घूम रहे सारे सांपों को भगा दूंगी। चंडिका की तरह कहीं और ध्रुव भी अपने तरीके से इच्छाधारी सर्पों को रोक रहा था। सिंहनाग के सामने आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है ध्रुव, क्योंकि सिंहनाग के पंजे का एक ही वार तेरी खोपड़ी को खोल देगा। जरूर खोल देगा, लेकिन अगर यह मेरी खोपड़ी तक पहुंच पाए तो उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह यह जानने के लिए खुलवा लूंगा कि आखिर तुम नाग आए कहां से हो और राजनगर में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो। मुझे आभास हो रहा है कि ये नाग शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मेरे वार से क्रोधित होकर सिंहनाग अब मुझ पर जरूर कूदेगा, और उसी पल मैं मेन होल का ये ढक्कन हटा दूंगा, ताकि सिंहनाग कुछ समय तक सीवर भूल भुलैया की सैर करे। अरे, यह तो बच गया। सिंहनाग न सिर्फ गिरने से बचा, बल्कि उसने पलक झपकते ध्रुव पर हमला भी कर दिया, धड़ाक। लेकिन इससे पहले कि सिंहनाग ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचा पाता, वह बंधनों में जकड़ गया। ओहो, ये सांप यानी राजनगर को बचाने आ पहुंचा है नागराज। यह तुम क्या करने जा रहे थे सिंहनाग? मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र पर वार करने जा रहे थे, क्यों? मैं बताता हूं नागराज। नागानंद, तुमसे मेरा मानसिक संपर्क बीच में ही टूट गया था। इधर आओ नागराज, जो कुछ मैं तुमको बताने वाला हूं वह अत्यंत गोपनीय है। नागानंद से घटनाक्रम सुनकर नागराज की आंखें फैलती चली गई, और वह स्फटिक अगर अगले कुछ घंटों में न मिला तो नागद्वीप नष्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी स्फटिक ढूंढने के कारण ही हमको यह तरीका अपनाना पड़ रहा है नागराज। ओह, विशाला से तो मैं भी टकरा चुका हूँ। वह सचमुच बहुत खतरनाक है। मैं स्थिति की गंभीरता को समझ रहा हूँ। मानव को इस खोज में कुछ असुविधा जरूर हो रही है,
पर जब तक किसी मानव की जान न ली जाए तब तक मैं इच्छाधारी नागों के साथ हूं, क्योंकि सिर्फ मानव की असुविधा के कारण मैं सभी इच्छाधारी नागों की बलि नहीं चढ़ने दे सकता। और फिर अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए नागराज। अब इन नागों को यह तोड़फोड़ रोकने का आदेश दो। मुझे खेद है ध्रुव, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये नाग जो कर रहे हैं वह उनको करने दो, वरना इन नागों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया है? मामला क्या है? आखिर यह मुझे भी तो पता चले। यह मैं तुमको बता सकने में असमर्थ हूं ध्रुव। अगर मैंने ध्रुव को स्फटिक के विषय में बताया तो मुझे नागद्वीप का जिक्र भी करना पड़ेगा, और नागद्वीप का जिक्र मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं कर सकता, चाहे वह ध्रुव जैसा सच्चा व्यक्ति ही क्यों न हो। मैंने राजनगर की रक्षा का व्रत लिया हुआ है नागराज। मैं नागों को तोड़फोड़ और आतंक फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता। इन भयंकर नागों को रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव, वरना प्रलय आ जाएगी। तुम न तो नागों को तोड़ फोड़ करने से रोक रहे हो और न ही उनको ऐसा करने का कारण बता रहे हो। हम मानवों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे, और ऐसा करने से प्रलय आती है तो आ जाए। इन नागों को रोकने से पहले तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा ध्रुव, नागराज से, और नागराज की सर्प सेना से। मुझे यह ख्याल आया तो था कि नागराज से कभी न कभी मुझे टकराना पड़ सकता है, परंतु वह समय इतनी जल्दी आ जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। अच्छा हुआ कि मैंने नागराज की शक्ति के कार्ड सोच कर रखे हुए हैं। ध्रुव के होठों से निकली वह आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पेड़ों के ऊंची ऊंची शाखों से जा टकराई, और उन शाखों पर सो रहे गिद्ध और चील इस पुकार को सुन ध्रुव की मदद के लिए उतर आए। कुछ मिनटों के लिए पक्षियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन नागों की तादाद सैकड़ों में थी और पक्षियों की दर्जनों में। नाग आखिरकार ध्रुव को अपने बंधनों में कैद करने में सफल हो ही गए। अब तुम इन बंधनों से बाहर तभी निकल पाओगे ध्रुव जब मैं चाहूंगा। तब तक तुम इस वीराने में आराम करो। मेरा चिड़ियों वाला वार कुछ खास काम नहीं आया। नागराज बहुत शक्तिशाली है, मेरा इससे जीत पाना असंभव है। नागराज को सिर्फ ऐसे किसी हमले द्वारा ही हराया जा सकता है जिसकी उसे उम्मीद ही ना हो। जैसे आज तक नागबंधनों में बंधने के बावजूद भी किसी ने नागराज पर पलटकर हमला नहीं किया होगा। तड़ाक! नागराज पल भर के लिए चकित रह गया, लेकिन तुरंत ही संभल गया। तुमको रोक सकने का एक ही तरीका है ध्रुव, तुमको बेहोश कर देना। ध्रुव नागराज की शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह नागराज के फुर्तीले वारों से बचने के लिए अपने सारे अनुभव और पूरी फुर्ती का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि एक भी सटीक वार ध्रुव के शरीर पर पड़ने का मतलब था अगले ही पल बेहोशी की दुनिया की सैर। धम! परंतु नागराज के पास किसी को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के और भी तरीके थे। ओह, विस्फुंकार! तो नागराज ने अपना वह वार कर ही दिया जिसका मुझे डर था। विस्फुंकार का असर होने से सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। यह तो जल्दी बेहोश हो गया। वैसे भी मैंने विस्फुंकार को उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया था जो इसे बेहोश कर सके, मार न डाले, लेकिन फिर भी मैं इसके सर्पबंधनों को नहीं हटाऊंगा। ध्रुव के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। अब जब तक ध्रुव बेहोश है तब तक मैं इच्छाधारी सर्पों की स्फटिक ढूंढने में मदद करूं। मैं अपने शरीर में वास करने वाले सर्पों को राजनगर में फैला देता हूं। अगर इनको कहीं पर स्फटिक नजर आ गया तो ये मुझको सूचित कर देंगे। नागराज अपने शरीर से नागों को निकालने में व्यस्त हो गया, और उसकी व्यस्तता एक आश्चर्यजनक घटना से टूटी। अरे यह क्या! एक साय ने नागराज के बाजुओं को पकड़कर फुर्ती से मरोड़ दिया, और कुछ समझ पाने से पहले नागराज हथकड़ियों में कैद था। अरे स्टार कप्स! यानी ध्रुव आजाद हो गया है। ठीक समझे नागराज, और इन स्टार कप्स को तोड़ने की कोशिश मत करना। इनको तुम्हारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए टाइटेनियम धातु का बनाया गया है। लेकिन तुम तो बेहोश थे और वह भी सर्प बंधनों में, फिर तुम आजाद कैसे हो गए? मैं प्राणायाम के द्वारा 5 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ नागराज। तुम्हारे विस्फुंकार छटने तक मैं सांस रोके हुए था, और फिर जैसे तुम सर्प छोड़ने के लिए मुड़े मैं पास ही बने स्विमिंग पूल की तरफ लपक लिया। ये तो जाहिर था कि तुमने मुझे बांधने के लिए किसी भी जल सर्प का इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसलिए स्विमिंग पूल में डूबते ही सारे सांप तड़प तड़प कर मेरे शरीर से अपने आप को अलग हो गए और मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही मैं अपनी थोड़ी दूर पर ही खड़ी मोटरसाइकिल से ये स्टार कप्स और 1-2 चीज़ें और निकाल लाया, जिनको मैंने ऐसे ही मौके के लिए तैयार रखा था, जैसे ये बैंडेड टेप जो तुम्हारे मुंह के विस्फुंकार को निकलने नहीं देगी। हालांकि मैं जानता हूं कि इनसे तुमको आज़ाद होने में कुछ ही पलों का समय लगेगा,
लेकिन उतनी देर में मैं सिंहनाग को ढूंढकर काबू में कर लूंगा। लेकिन तभी सिंहनाग की तलाश में बढ़ते ध्रुव के कदम एक आवाज सुनकर ठिठक गए। अरे ये विसंधर ने हमें कहाँ फंसा दिया। स्फटिक चुरा कर छुपाया भी तो ऐसी खतरनाक जगह पर। कहीं और छुपाता तो न तो हम उस लड़के से टकराते और न ही इस मुसीबत में फंसते। अरे तेरा क्या जा रहा है? मुसीबत में तो मैं हूँ कड़क। एक तो तेरी दाढ़ी का स्वाद बहुत खराब है और दूसरे इसको खाते खाते मेरा पेट फटा जा रहा है। ध्रुव के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। विसंधर और स्फटिक, यह तो वही नाग जैसा आदमी लगता है जिससे मैं कल रात टकराया था। उसके हाथ में एक स्फटिक जैसा मणि भी थी। कहीं ये नाग उसी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? मुझे तुरंत उस मणि को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि अगर नागों को वह मणि चाहिए तो मणि मेरे पास होने की स्थिति में ये मेरी बात मानने को विवश हो जाएंगे और मैं राजनगर में फैल रहे आतंक को खत्म कर पाऊंगा। नागराज की तीक्ष्ण दृष्टि से यह दृश्य बच नहीं सका। यह क्या? ध्रुव तो सिंहनाग की विपरीत दिशा में जा रहा है। जरूर इसके दिमाग में कोई नई योजना आ गई है जो नागों के लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे इसके पीछे जाना होगा और उसके लिए मुझे तुरंत इन बंधनों से आजाद होना पड़ेगा। यह काम मैं सर्प रूप में आकर ही कर सकता हूँ। इच्छाधारी शक्ति ने नागराज को उसके बंधनों से मुक्त कर दिया और नागराज फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर ध्रुव के पीछे लग गया, एक अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसी वक्त नागद्वीप में भी एक अधूरा काम पूरा किया जा रहा था और यही पता करने मैं नागद्वीप की तरफ आ रहा था। ओह, यानी जिस शिशु को देव कालजयी ने नागद्वीप पर लाने का आदेश दिया था और जो 40 वर्ष तक नागद्वीप में सुसुप्तावस्था में रहा, वह नागराज ही था। हाँ मान्यवर, मेरे और आपकी जानकारी मिलाकर तो यही निष्कर्ष निकलता है। यह तो एक बड़ी दुविधा का कारण हो गया है वृद्धवर। नागराज के द्वारा नागद्वीप का सम्राट बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देने से नागद्वीप की जनता नागराज से क्रुद्ध है, परंतु यह रहस्य जानकर और यह जानकर कि नागराज देव कालजयी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, सारे नाग नागराज को सम्राट मानने के लिए विवश हो सकते हैं। वैसे भी सभी यही जानते हैं कि विसर्पी के पिता महाराज मणिराज उस शिशु को गोद लेकर वारिस बनाना चाहते थे। इसलिए इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है कि फिलहाल ये बात किसी को भी न बताई जाए, नागराज को भी नहीं। वैसे तो नागराज हर प्रकार से नागद्वीप सम्राट बनने के योग्य है, पर वह यहाँ पर रहना नहीं चाहता और यही नागों के असंतोष का कारण है। नागराज के पहले नागों का दिल जीतना होगा और इसमें नागराज की मदद मैं करूँगा। सबसे पहले मैं नागराज को नागद्वीप पर आने जाने की इजाज़त दे दूंगा ताकि वह अन्य इच्छाधारी सांपों के साथ घुल मिलकर उनके दिलों में जगह बना सके। बाकी काम नागराज को स्वयं ही करना होगा और तब तक यह रहस्य हमारे बीच में ही रहेगा। ध्रुव इस दौरान स्फटिक की तलाश में समुद्र का पानी छान रहा था। मुझे वह जगह ठीक से याद नहीं है जहां पर स्फटिक गिरा था, लेकिन इस डॉल्फिन को वह जगह जरूर याद होगी और यही मुझे उस स्थान तक लेकर जाएगी। डॉल्फिन ने ध्रुव को धोखा नहीं दिया। आहा, यही है वह चट्टानों का समूह जहां पर स्फटिक गिरा था और जहां से विसंधर गायब हो गया था। स्फटिक यहीं कहीं पर होगा और रात के अंधेरे में स्फटिक की चमक की मदद से उसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ध्रुव का स्फटिक ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह रहा वह स्फटिक। ध्रुव ने स्फटिक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसका पूरा बदन हवा में उड़ गया। तूने स्फटिक को नहीं, अपनी मौत को ढूंढ निकाला है लड़के। आह, तुम कौन हो और यह स्फटिक ले जाने से मुझे रोकना क्यों चाहती हो? तेरी मौत की देवी विशाला कहते हैं लड़के, और यह स्फटिक मेरी संपत्ति है। इसको यहां से कोई नहीं ले जा सकता। परंतु अगर मैं यह स्फटिक राजनगर न ले गया तो शायद मेरा सर तबाह हो जाएगा। तू यह चिंता छोड़ दे लड़के, क्योंकि मैं तुझे वैसे भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। क्रैक, ताकि तू किसी को जाकर यह बता न सके कि स्फटिक कहां पर है। तुम्हारी इस बात से मुझे शक हो रहा है कि यह स्फटिक तुम्हारा है, क्योंकि अगर यह स्फटिक तुम्हारा ही होता तो तुम चोरों की तरह यहां पर छिपी न बैठी होती और राजनगर में घूम रहे तमाम नाग इसी स्फटिक के खोज में भटक न रहे होते। यह स्फटिक लेकर मेरे साथ नागों के पास चलो, एक पल में सारा फैसला हो जाएगा। तू समझ नहीं पा रहा है मानव कि तू किससे बात कर रहा है। विशाला अगर जोर से सांस भी छोड़ दे तो सैकड़ों मानव प्राण त्याग देंगे। तू मरेगा तो अवश्य, परंतु तुझे मारने में मैं अपनी कीमती तंत्र शक्ति व्यर्थ नहीं करना चाहती। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है। जा, मैंने तुझे अपने
श्वानदंश के हवाले किया। मेरी बलि वेदी की रखवाली करता था यह प्राणी, और आज तक इसने इच्छाधारी सर्पों के अलावा मानव शरीर का स्वाद ही नहीं चखा। आज मैं इसे इसकी वफादारी का इनाम में दूंगी मानव मांस का स्वाद। भारी पंजे के एक ही वार ने पहले से ही चोट खाए ध्रुव को नीचे ला पटका। अगला वार ध्रुव ने फुर्ती से बचाया और साथ ही साथ हमला भी कर दिया। श्वानदंश पल भर के लिए चकरा गया और इसी पल के दौरान ध्रुव ने श्वानदंश की गर्दन को जकड़ लिया, लेकिन ध्रुव श्वानदंश की गर्दन को इतनी देर तक नहीं दबाए रख सका कि उसका दम घोट सके। मुझे इसको काटने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि सांपों की तरह इसके दांतों में भी विष होगा। लेकिन मैं इससे बचूंगा भी कब तक? देर सवेर तो यह मुझको काट ही खाएगा। इसको रोकने का कोई तो तरीका होगा। हैं? यह डॉल्फिन मछलियां आपस में संकेत भेजने के लिए अल्ट्रासोनिक सीटीसी ध्वनि का इस्तेमाल करती हैं, और कुत्तों जैसे जानवरों को यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनाई भी देती है और परेशान भी करती है। यह श्वानदंश भी मूल रूप से एक कुत्ता ही है। देखें इस पर अल्ट्रासोनिक ध्वनि का असर होता है या नहीं। डॉल्फिन ध्रुव की बात तुरंत समझ गई और अगले पल डॉल्फिन के मुंह से निकली अल्ट्रासोनिक सीटी श्वानदंश के कानों से होती हुई उसके दिमाग में नस्तर की तरह चुभने लगी और श्वानदंश चीख उठा। उसके सोचने समझने की क्षमता गुम हो गई और उसी पल ध्रुव चीख उठा। स्टारलाइन श्वानदंश की गर्दन से आ लिपटी और एक तगड़ी किक से श्वानदंश का शरीर हवा में झूल गया। विशाला यह अनहोनी देखकर पागल हो उठी। श्वानदंश तुझे नहीं खा पाया, बल्कि उल्टे तूने ही श्वानदंश को खत्म कर दिया। तू तो इच्छाधारी नागों से भी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं तुझे बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। विशाला ने अपना विष की एक भयंकर फुंकार ध्रुव पर छोड़ दी, जो सैकड़ों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शायद ध्रुव की जीवन रेखा अभी शेष थी। फुंकार ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। यह क्या? यहां पर मेरी मदद करने कौन आ रहा है? आने वाले को देखकर दोनों के ही मुंह से एक ही बात निकली, नागराज, शुक्र है भगवान का कि तुम मेरी हथकड़ियों से जल्दी आजाद हो गए, वरना मेरी आत्मा इस शरीर से आजाद हो चुकी होती। नागराज, तुम मेरी कैद से कैसे आजाद हो गया और फिर यहां तक कैसे पहुंच गया? आजाद कैसे हो गया ये तो जाने दो विशाला, लेकिन यहां तक मैं इसलिए पहुंच पाया क्योंकि शायद ऊपर वाले ने तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। तेरे शरीर में आम सर्पों के विष का विपरीत विष है। आज मैं तेरे सर्प के जहर को अपने पूरे जहर का इस्तेमाल करके काट दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जान तो तेरी भी जाएगी नागराज, और इस लड़के की भी, क्योंकि विशाला का सिर्फ विष ही नहीं बल्कि उसके शक्तियां भी तुम्हारी शक्तियों के विपरीत हैं। जैसे ऋण विद्युत का यह तड़ित गोलक, यह इतनी बिजलियां गिराएगा तुम दोनों पर कि यहां पर तुम्हारे शरीर नहीं उनकी राख ही बचेगी। नागराज और ध्रुव के बदन थरथरा उठे। आह, इन बिजलियों से तो बचा ही नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी फुर्ती दिखा लो, इनको अपने ऊपर गिरने से रोकना होगा। पर कैसे? आसमान से गिरती बिजली को तो हम तड़ित चालक के जरिए रोक लेते हैं, क्योंकि तड़ित चालक की धातु की नुकीले सिरे गिरती बिजली को अपने पास खींच लेते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई तड़ित चालक नहीं है। बन गया काम। अब मुझे किसी तरह नागराज के पास पहुंचना चाहिए। ध्रुव अपनी इच्छा शक्ति बटोरकर किसी तरह से नागराज तक पहुंचा और उसी पल उसने बेल्ट खोलकर स्टार बकल का नुकीला सिरा हवा के ऊपर करके बकल चट्टान पर रख दिया और बिजलियां धातु के नुकीले सिरों पर गिरकर चट्टानों में समाने लगी। बिजलियों का रुख मुड़ते ही बाकी का काम नागराज के नागों के विष ने कर दिया। आह, इस विष से तो जलन हो रही है। मेरा विष तेरे विष का विपरीत भी है और भयंकरता में तेरे विष से कम नहीं है। तूने एक इच्छाधारी गद्दार नाग विसंदर की मदद से अमर स्फटिक को तो उठवा लिया, पर उसे तू यहां से लेकर जा नहीं पाएगी। यह तो अच्छा हुआ कि मैं ध्रुव का पीछा करते करते यहां तक आ गया। मुझे तो स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे यहां पर मिल जाएगी। आज मैं तुझ पर अपने उस अस्त्र का प्रयोग करूंगा जिसका प्रयोग मैंने आज तक नहीं किया, अपनी विष फुहार का। इसके प्रयोग से मेरे शरीर में विष की मात्रा एकाएक काफी कम हो जाती है और मेरे सूक्ष्म सर्वों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, पर इसका प्रयोग मैं तुझ पर करूंगा क्योंकि तुझे रोक सकने का यही एक रास्ता है। नागराज का भयंकर विष विशाला के शरीर को गलाता हुआ पार हो गया। विशाला एक चीख मारकर गिर पड़ी। नागराज की इस हरकत से विशाला को क्रोध उबल पड़ा। आह, तेरा वार विशाला को कमजोर तो कर सकते हैं पर मार नहीं सकते नागराज, लेकिन विशाला का अगला वार तुम दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा।
अब मेरे शरीर में इच्छाधारी शक्ति की मात्रा धीरे धीरे सामान्य हो रही है और जिस फंदे से कालदूत नहीं बच सका उससे तुम दोनों कैसे बचोगे? आह, ओह, यह क्या? विशाला के शिकंजे ध्रुव और नागराज की गर्दनों पर कसने लगे। ध्रुव की शक्ति तो वैसे भी फंदे को खोल नहीं सकती थी और नागराज के शरीर के रक्त में जहर की मात्रा एकाएक कम होने के कारण सूक्ष्म सर भारी मात्रा में समाप्त हो गए थे और इसके कारण नागराज को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। आंखों के डले बाहर उबल पड़ने को बेताब हो रहे थे और सांस न तो फेफड़ों के अंदर जा पा रही थी और न ही बाहर आ पा रही थी। मौत चंद पलों की दूरी पर इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम दोनों को वैसे ही मारूंगी जैसे श्वान दंश मरा था। लेकिन तभी विशाला चीख उठी। उसका पूरा बदन थरथरा उठा और शिकंजे खुल गए। यह क्या? एकाएक विशाला को क्या हो गया? हो नहीं गया बल्कि कर दिया गया है तुम्हारी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए या नर्व डिस्रप्टर के द्वारा। चंडिका, कमाल है, तुम ऐन समय पर यहां कैसे पहुंच गई? मैंने यमराज को इस तरफ आते देखा था, सोचा कि देखूं किसके प्राण हरने जा रहे हैं यमराज। बस पीछा करते करते यहां तक आ गई। अब मैं भैया को यह नहीं बता सकती ना कि मैं बहुत पहले उनके बेल्ट पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपकाया था जो अब तक फर्स्ट क्लास काम कर रहा था। उसी के सिग्नलों का पीछा करते करते मैं यहाँ तक यह देखने आ गई थी कि भैया किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब कम से कम थैंक यू तो बोल दो। मैंने तुम लोगों की जान बचाई तो बचाई, साथ में तुम्हारे मुसीबत को बेबस भी कर दिया है। बेबस तो अब तू होगी लड़की, और तेरे साथ ये दोनों भी। तेरी जादुई तरंगों के वार को मैं इसलिए सह नहीं पाई क्योंकि वह वार अचानक हुआ था। अब मैं तेरी तरंगों को सह सकती हूं, लेकिन मेरा वार अब तुम लोगों को न तो जीने देगा और न ही मरने देगा। अरे अरे, इसका शरीर तो आग की लपटों में घिर गया। मेरे शरीर में आग नहीं लग रही है, बल्कि ये आग मेरे शरीर के अंदर से हर रोम छिद्र से बाहर निकल रही है। विशाला अब एक ज्वालामुखी बन गई है जिसका कहर तुम तीनों को जलाकर राख कर देगा। बचो! ओह, मेरा नर्व डिस्रप्टर तो गया। अब तुम तीनों जाओगे ऊपर नर्क में। अब क्या करें नागराज? इस मुसीबत से तो सिर्फ तुम ही निपट सकते हो। निपट तो सकता हूं चंडिका, लेकिन फिलहाल मेरे शरीर में सर्पों की संख्या कम होने के कारण मेरी शक्ति छिड़ हो गई है। उसे वापस आने में वक्त लगेगा और तब तक हमारी चिताएं बन चुकी होंगी। अब एक ही रास्ता है कि राजनगर जाकर सर्पों को यहां लाना होगा। उनकी संयुक्त शक्ति से यह टिक नहीं पाएगी। नहीं नागराज, हमको जाने आने में वक्त लगेगा और उतनी देर में तो विशाला स्फटिक को कहीं और ले। अरे, यह बात मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाया था? कौन सी बात ध्रुव? समझाने का वक्त नहीं है नागराज। तुम विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचो, बाकी काम मैं कर लूंगा। इधर नागराज ने विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचकर मौत को दावत दी थी और उसी पल ध्रुव गर्म और पिघली चट्टानों की परवाह किए बगैर दूसरी तरफ बढ़ गया, वहां पर जहां पर पड़ा हुआ था अमर स्फटिक। ओह, यह स्फटिक टूटा तो नहीं, लेकिन यह बहुत गर्म हो गया है। मेरा हाथ झुलस जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको उठाकर रहूंगा क्योंकि सिर्फ यही विशाला को रोक सकता है। विशाला को सिर्फ एक पल पहले ध्रुव की मनसा का आभास हुआ। उसकी आंखों में भय की तूफान नाच उठा, लेकिन उस एक पल में वह कुछ नहीं कर सकती थी। अमर स्फटिक उसके शरीर से टकरा गया और विशाला रोशनी के एक झमाके में गुम हो गई। यह कैसे हो गया? विशाला गायब हो गई? पर यह तुमने कैसे समझ लिया ध्रुव कि स्फटिक के स्पर्श से विशाला गायब हो सकती है? यह मुझे नहीं पता था नागराज कि विशाला गायब हो जाएगी, पर इतना जरूर पता था स्फटिक के स्पर्श से विशाला को कुछ नुकसान अवश्य हो सकता है। तुम्हारी बातों से मुझे यह पता चल गया था कि विसंदन नागद्वीप का नाग था और मैं यह जानता था कि स्फटिक को वही उठाकर यहाँ तक लाया है क्योंकि विसंदन ने यहाँ पर स्फटिक को मुझसे मुठभेड़ होने के बाद गिराया था। इसलिए मुझे स्फटिक की स्थिति का पता था। नागदेव और नागप्रेती की बातों से मुझे आभास हो गया था कि नाग शायद यही स्फटिक ढूंढने नागद्वीप से आए हैं। एक बात और, तुम्हारी बातों से मुझे यह भी पता चल गया था कि विशाला में विपरीत यानी नेगेटिव शक्तियां हैं। इसलिए जब तुमने राजनगर जाकर नागों को लाने की बात की और मैंने उतनी देर में विशाला द्वारा स्फटिक को कहीं और ले जाने की चिंता जताई, तो मुझे ध्यान आया कि अगर विशाला स्फटिक को कहीं और ले जा सकती तो बहुत पहले ले जाती। नागों के इतने पास आ जाने के बावजूद भी वह यहाँ बैठी नहीं रहती। मैंने यह भी सोचा स्फटिक भी उससे खुद नहीं बल्कि विसंदर के हाथों कहीं भिजवाया था। इतना कीमती चीज दूसरे के हाथ में दे देने का एक ही स्पष्ट अर्थ हो सकता था। स्फटिक का स्पर्श भी विशाला के लिए घातक था।
बस यही सोचकर मैंने उसका स्पर्श स्फटिक से करवा दिया और नतीजा तो तुम जानते ही हो। वाह ध्रुव, मैं नागानंद को मानसिक संकेत भेजकर सब नागों को यहीं पर बुलाकर उनको स्फटिक सौंप देता हूँ। और फिर नागद्वीप में अमर स्फटिक अपने स्थान पर स्थापित होने के बाद इच्छाधारी नागों पर आया संकट टल गया है। अब नागद्वीप सुरक्षित है। मैं आपसे बिना आज्ञा नागराज, ध्रुव और चंडिका को यहाँ लाने के लिए क्षमा चाहती हूँ महात्मा, परंतु स्फटिक सिर्फ इन्हीं के कारण वापस आ सका है। और फिर स्फटिक खोने और मिलने से संबंधित सारी कहानी सिर्फ यही तीनों सही सही जानते हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि आप इनके ही मुंह से सारी कहानी स्वयं सुन लें। वह तो मैंने सुन ली विसर्पी, अब मुझे इनका धन्यवाद अदा करना है नागद्वीप को बचाने के लिए। उसकी आवश्यकता कतई नहीं है महात्मा, हमें शर्मिंदा न करें। हम सिर्फ इतना जानने को उत्सुक हैं कि विशाला है कौन और उसका स्फटिक से क्या संबंध है। विशाला को तुम मेरा विपरीत रूप कह सकते हो नागराज। हजारों वर्ष पुरानी बात है जब मानवों ने इतनी प्रगति नहीं की थी, परंतु नागों की प्रजातियां संख्या में बढ़ती जा रही थी। उनमें से ही एक प्रजाति ऐसे सर्पों की थी जिनमें विपरीत विष था। स्वभाव में वे दबंग प्रकृति के और लड़ाकू सर्प थे। वे मानवों से बहुत चिढ़ते थे और पृथ्वी के मानवों का विनाश करके स्वयं पृथ्वी पर राज करना चाहते थे। विशाला उन क्रूर सर्पों की महानागिन थी, यानी महारानी। तब तक मेरी ख्याति एक महान योद्धा के रूप में चारों तरफ फैल चुकी थी। और तब एक दिन महानागिन विशाला मुझसे मिलने आई। उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि दो विपरीत विषों वाले नागों में एक नई मित्रता कायम हो सके और सर्पों की एक नई प्रजाति का जन्म हो। मैं सभी प्राणियों का भला चाहता था, इसलिए मैं विवाह के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार मैं विपरीत विष सर्पों को नियंत्रण में भी रख सकता था। हमारी रीति के अनुसार मैंने विशाला से विवाह पूर्व का उपहार मांगने को कहा। उसने गहरे समुद्र के अंदर स्थित एक जीवित ज्वालामुखी में रखे एक स्फटिक की मांग की। उसके अनुसार उसको कोई भी योद्धा उस स्फटिक को लाने में सफल नहीं हो पाया था। मैं उस स्फटिक को लाने चल दिया। कई रुकावटों को दूर हटाता हुआ मैं स्फटिक तक पहुंच गया। यात्रा रोमांचक थी, पर इस यात्रा को विस्तार से मैं फिर कभी बताऊंगा। अब मुझे एक शक हो रहा था कि रास्ता कठिन अवश्य था, पर इतना कठिन नहीं कि विशाला के जाबाज योद्धा वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। कहीं पर कोई रहस्य छिपा था और उस रहस्य को खोला ज्वालामुखी की खोह में रहने वाला एक अष्टपाद ने। उसने मुझे इस अमर स्फटिक की खूबियां बताई और यह भी बताया कि इसका धनात्मक ऊर्जा के कारण इसका स्पर्श ऋणात्मक विष सर्पों के लिए घातक है, परंतु इसकी ऊर्जा से वे भी अमर और अजेय हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे यह भी पता चला कि इसकी मदद से अजेय होकर वे पृथ्वी की अन्य जातियों का संहार करने वाले हैं। यह जानकर मैंने स्फटिक को विशाला और उसके साथियों को सौंपने से इनकार कर दिया, तो वे मुझ पर एक साथ टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध मैंने न तो पहले कभी लड़ा था और शायद न फिर कभी लड़ पाऊंगा, लेकिन अमर स्फटिक की शक्ति और मेरे युद्ध कौशल के आगे वे टिक न सके। मैंने विशाला और उसके कुछ सेवकों को छोड़कर सभी सर्पों का संहार कर दिया। उनको प्राणदान इसलिए मिल गया क्योंकि उनको मार देने से वह पूरी सर्प प्रजाति ही नष्ट हो जाती। उसके बाद मैंने सोचा कि मानवों और सर्पों के अलग अलग रखना आवश्यक है, वरना कभी न कभी युद्ध होकर ही रहेगा। इसलिए मैं स्फटिक लेकर जगह जगह भटकता रहा और अंततः इस द्वीप को चुनकर यहाँ पर इच्छाधारी नागों की बस्ती बसाई। बस यही है मेरा और विशाला की दुश्मनी का कारण। महात्मा, महात्मा, यह कौन है? महात्मा, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, अब हमको भी तो बचा लीजिए। अभी बचाता हूँ। तुमने नागप्रेती और नागदेव को पूरी तरह से विवश कर दिया है ध्रुव। तुम सचमुच विलक्षण मानव हो। इनको बचाने के बाद मैं तुमको नागराज, चंडिका और वेदाचार्य के साथ अपनी योग शक्ति से अपने अपने स्थानों पर भेज दूंगा। परंतु मुझे अभी वेदाचार्य से यह पूछना शेष है कि वे यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के मल्टी स्टारर कॉमिक्स विनाश के साथ। धन्यवाद।